गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो में जो टॉपिक बताए थे उसको बढ़िया से समझ लिए होंगे। आज जो है कुछ नया टॉपिक जानेंगे, तो आइए अपने अवनीश सर के साथ आज एक नया टॉपिक जानते हैं, कूलॉम्स लॉ। आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा चार्ज का प्रॉपर्टी। उसमें क्या बताए थे कि अगर लाइक चार्ज होगा, लाइक चार्ज तो रिपेल करेगा, और अगर अलग अलग चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। प्रश्न उठता है कि ये कितना फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा और कितना फोर्स लगा के रिपेल करेगा। इसी चीज़ के लिए जो है कूलॉम, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम एक लॉ दिए हैं जो कूलॉम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। कूलॉम के अनुसार क्या है, अगर कोई भी दो चार्ज हो, कोई दो पॉइंट चार्ज अगर वैक्यूम में हो, कोई भी दो तरह का चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक है ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, तो कोई भी दो तरह का चार्ज, पॉइंट चार्ज अगर वैक्यूम में है तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव। वो फोर्स उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस यानी दूरी, उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। लेकिन अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड घटा देते हैं तो फोर्स घट जाएगा, और लेकिन डिस्टेंस अगर घटाइएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। फिर से एक बार जान लेते हैं कि दो पॉइंट चार्ज अगर वैक्यूम में हो तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्टेटमेंट को अगर हम लोग फिर से रिपीट करें तो क्या कह सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इन वैक्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको देखिए मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए दो चार्ज है, एक है Q1 दूसरा है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी है R। तो जो फोर्स लगेगा ना दोनों के बीच, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों को एक साथ कंबाइन कीजिए तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको आप एप्सिलॉन 0 भी पढ़ सकते हैं। इस कांस्टेंट के जगह पर सिर्फ K भी लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ की K का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट है, यानी इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये भी एक कांस्टेंट है, और इसको जानते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट इन वैक्यूम के नाम से, यानी वेयर द कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी कांस्टेंट इन वैक्यूम, और इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको फैराड पर मीटर भी कहते हैं। तो आगे चल के चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, तो उसमें बताएंगे आपको कि ये फैराड जो है कैपेसिटेंस का यूनिट है, और एक फॉर्मूला आएगा जिसमें ये एप्सिलॉन नॉट आएगा कैपेसिटेंस के लिए, तो उसके आधार पर यूनिट हो जाएगा फैराड पर मीटर। अगर फॉर्मूला को वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो दो तरीके से लिख सकते हैं। F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R यानी R कैप, इसको कहेंगे यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R³ इंटू R वेक्टर। जब मैग्नीट्यूड लेंगे ना, मैग्नीट्यूड लेंगे तो R का मैग्नीट्यूड R हो जाएगा, और एक R से एक R कट जाएगा, यहाँ नीचे R स्क्वायर बच जाएगा, और फॉर्मूला इसी रूप में रह जाएगा।
इसी रूप में रह जाएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कुछ कूलाम्स का पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कूलाम्स में लॉ में क्या लिमिटेशन है, तो ये सब भी जानेंगे अभी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि अगर दो पॉइंट चार्ज अगर मीडियम में हो, यानी इसको मीडियम में प्लेस कर दिया जाए, तब कितना फोर्स लगेगा। ये तो था वैक्यूम के लिए, ओरिजिनल जो लॉ हो गया कूलाम का वो वैक्यूम के लिए हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए दो चार्ज को किसी मीडियम में प्लेस कर दिया जाए तब क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ से फॉर 2 charges placed in मीडियम, अगर दो चार्ज मीडियम में हो तो देन यहाँ से जो फोर्स हम लोग लिखेंगे, यानी फॉर 2 चार्जेज प्लेस्ड इन मीडियम, किसी मीडियम में हो, F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एक नया कांस्टेंट लगाया गया है, नया कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इसको कहेंगे, जिसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो लिख देंगे वेयर द कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज known as relative permittivity और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसके अलावा अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर का वैल्यू हो जाएगा 1। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कूलम्स लॉ का, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला क्या है ना कि कूलाम लॉ जो है एक्चुअली में दो चार्ज के बीच फोर्स है, और न्यूटन थर्ड लॉ से आप जानते हैं कि जितना फोर्स एक बॉडी लगाता है दूसरे पर, उतना ही दूसरा उस पर लगाता है। इसका मतलब है यहाँ पर भी वही चीज़ है, और कूलाम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ से पहला पॉइंट लिखेंगे कूलाम्स लॉ ऑलवेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज, यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं। एक यहाँ पर एक फिगर समझ लें पहले, थोड़ा सा छोटा। ये मान ली यहाँ पर चार्ज है Q1 और ये है Q2। अगर ये फोर्स लगाएगा इस पर, इस डायरेक्शन में, इसको डैश डैश करके दिखा देते हैं, F12 ये, तो दूसरा भी इस पर लगाएगा फोर्स, ये हो जाएगा F21, यानी दैट इज लिख सकते हैं F12 इक्वल टू हो जाएगा -F21, यानी कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। जितना फोर्स ये लगाएगा उस पर, उतना ही ये भी लगाएगा इस पर। डिस्टेंस अगर पहले की तरह आप यहाँ आर लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकते हैं, जरूरत तो नहीं है वहाँ पर। तो ये जो है F12 फोर्स जो है पहले के द्वारा दूसरे पर हो गया, और F21 दूसरे के द्वारा पहले पर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा।
यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है ना, दूसरा पॉइंट जो है कूलाम जो लॉ दिए थे ना, वो 2 पॉइंट चार्ज के लिए जो वैक्यूम में है, सिर्फ वैक्यूम में अगर 2 चार्ज मीडियम में हो या किसी मटेरियल बॉडी पर हो, तब कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कूलाम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब 2 पॉइंट चार्ज जो है वैक्यूम में होगा। अगर दोनों मीडियम में है या किसी मटेरियल बॉडी पर है, तब कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। हम लोग जो थोड़ा ये मॉडिफाइड फार्मूला देख रहे हैं, तो बाद में मॉडिफाई किया गया इसको। कूलाम्स का जो ओरिजिनल लॉ है वो वैक्यूम के लिए है, तो यहाँ से लिख देंगे कूलाम्स लॉ इज applicable only when the 2 point charges are in vacuum. If the 2 point charges are in medium or 2 charges are on the 2 charges are on the materials bodies, then Coulomb's law is not applicable. तो आप इसे कूलाम का लिमिटेशन भी समझ सकते हैं, यानी दोष। तो कहने का मतलब है ना कि कूलाम जो लॉ दिए थे वो 2 पॉइंट चार्ज के लिए है, और वो तभी होगा, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, जो उनका लॉ तभी अप्लाई करेंगे जब वो दोनों वैक्यूम में रहेगा। फोर्स तो हर जगह लग रहा है, लेकिन कूलाम्स का लॉ तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों पॉइंट चार्ज वैक्यूम में होगा। बाद में उसको मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला दिया गया, एक नया कांस्टेंट यहाँ लगाया गया, तो ये बाद में मॉडिफाई किया गया है। तो ये कूलाम्स का ये जो है कूलाम्स लॉ का जो है कहने का मतलब लिमिटेशन है कि वो सिर्फ वैक्यूम में एप्लीकेबल होगा जब दोनों पॉइंट चार्ज वैक्यूम में रहेगा। अगर मीडियम में है या किसी मटेरियल बॉडी पर है तब वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ठीक है, आज के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कुछ और भी। तब तक के लिए नमस्कार।